Yes, we all are here to celebrate the International Day of Yoga, that is the 21st of June. जैसे कि आप सभी जानते हैं कि दिसंबर 2014 में हमारे देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में प्रपोज किया कि 21 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ योगा डिक्लेयर किया जाए और उनके प्रपोजल को मान्यता देते हुए यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने 21 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ योगा घोषित किया है। और गत 7 सालों में सम्माननीय मोदी जी के नेतृत्व में योगा का एक बड़े स्तर पर प्रचार और प्रसार हो रहा है। एंड इंडीड द होल वर्ल्ड इज सेलिब्रेटिंग दिस इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। आप सभी को बताना चाहता हूं कि ये इंटरनेशनल डे ऑफ योगा सेलिब्रेट करने की जिम्मेवारी आयुष मिनिस्ट्री को दी गई है। एंड अ बिग थैंक यू टू आवर यूनियन मिनिस्टर ऑनरेबल श्री किरण रिजिजू for this wonderful initiative. We all are here to celebrate the International Day of Yoga. गत 5000 सालों से भारतवर्ष में योग का विज्ञान बिल्कुल स्थापित हो चुका है। अगले कुछ ही मिनटों में हमारे आज के इस कार्यक्रम के आधार स्तंभ हम सभी के लोकप्रिय सांसद श्रीमान गोपाल शेट्टी जी यहाँ पर होंगे और आज आप सभी के सामने योगा डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए योग गुरु डॉक्टर नीलम पाटिल और उनकी टीम यहाँ पर मौजूद है। पोयसर जिमखाना के सम्माननीय अध्यक्ष मुकेश भंडारी जी, उपाध्यक्ष करुणाकर शेट्टी जी यहाँ पर मौजूद है और अतुल वीडियो के माध्यम से आज का इवेंट बहुत सारे सोशल और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर लाइव स्ट्रीम होता हुआ। Just to let you know the significance of the Yoga Day logo, the folding of both the hands in the logo symbolizes yoga, which reflects the individual consciousness with that of the universal consciousness, a perfect harmony between mind and body, man and nature. The brown leaves in the logo symbolize the earth element, the green leaves the nature, blue the fire element, while the sun symbolizes the source of energy and inspiration. The logo reflects harmony and peace for the humanity, which is really the essence of yoga. Yes, हमारे आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हम सभी के लोकप्रिय सांसद श्रीमान गोपाल शेट्टी जी यहाँ पर मौजूद है। उनसे मैं दरख्वास्त करता हूँ कि दीप प्रज्वलित करके आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। I'll request Dr. Neelam Patil to be alongside our Member of Parliament Gopal Shetty sir, the President of Poyser Gymkhana Mukesh ji Bhandari, Vice President Karunakar Shetty ji. इस साल भी आज का ये कार्यक्रम हम सभी के लोकप्रिय सांसद गोपाल शेट्टी जी के नेतृत्व में यहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ है। ऐसा माना जाता है कि योग ही भीतर की तरफ मुड़ने का सबसे सफल रास्ता है। Yes, once again a cheery good morning ladies and gentlemen, boys and girls. आप सभी का इस इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के इस कार्यक्रम में तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं। आज का ये कार्यक्रम पोयसर जिमखाना और एसोसिएशन ऑफ आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स के सौजन्य से यहाँ पर आयोजित है। हम सभी के मार्गदर्शक आधार स्तंभ श्रीमान सांसद गोपाल शेट्टी जी यहाँ पर मौजूद है। आपको बताना चाहता हूँ कि 2014 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में सम्माननीय मोदी जी ने ये प्रस्तावना रखी थी कि 21 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ योगा घोषित किया जाए और उनके उस प्रस्ताव को मान्यता देते हुए 2014 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने ये घोषित किया कि 21 जून इंटरनेशनल डे ऑफ योगा माना जाएगा। और इस योगा गत कुछ सालों से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में योगा का एक बड़े स्तर पर प्रचार और प्रसार होता हुआ और हम सभी इस इंटरनेशनल डे ऑफ योगा को मनाने के लिए यहाँ पर मौजूद है। और इस
दिवस को भारतवर्ष में मनाने की जिम्मेदारी नोडल मिनिस्टर आयुष को दी गई है। हम सभी के यूनियन मिनिस्टर सम्माननीय श्री किरण रिजिजू का भी मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और सबसे पहले मैं सम्माननीय सांसद श्रीमान गोपाल शेट्टी जी से दरख्वास्त करता हूं कि आज के इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में हम सभी को मार्गदर्शन करें। कर देना चाहिए, कभी भी मैं फिर कमेंट करूंगा, अच्छा नहीं तुम लोग के लिए। नमस्कार। पोईसर जिमखाना द्वारा आयोजित आज के इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मैं आप सभी को शुभेच्छा देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। पोईसर जिमखाना के अध्यक्ष मुकेश भंडारी, उपाध्यक्ष करुणाकर शेट्टी, निशाद कोराट, डॉक्टर पाटिल, उनके साथी, उपस्थित योग प्रेमी भाई और बहनों, वैसे लॉकडाउन लगभग खुलते जा रहा है और उसमें भी सवेरे 5 से 9 बजे तक घूमने फिरने के लिए, जॉगिंग के लिए किसी भी प्रकार की बंदी नहीं है। और कल मैं वर्तमान में पत्र में देखा कि शाम का भी लॉकडाउन अभी खुलने वाला है। ऐसे समय पर पोईसर जिमखाना के पास बगल का ही बड़ा रूम भी है, थोड़े अधिक लोगों को बुलाने की आवश्यकता थी। ये जो हमारा देश का जो सिस्टम हजारों साल से चला आया हुआ है, जो मुख्य पद पर आते हैं उनको इस बात की चिंता होती है कि ये हमारा पद चला तो न जाए ना, कोई हम रूल का अगर वायलेशन करेंगे तो। और फिर वो सरकार के गाइडलाइन को आवश्यकता से ज़्यादा मान्यता देकर डर डर के काम करते हैं। मैं मानता हूं कि डर नाम की चीज़ जो है वो अच्छा काम करने के लिए लोगों के दिल और दिमाग से निकल जाना चाहिए। और ये तब निकलेगा जब आप योगा करोगे। योगा आपको ताकत देती है, योगा आपको हिम्मत प्रदान करती है। योगा किसी भी काम को आगे बढ़कर मैंने करना चाहिए ऐसा सोच मन में आता है, इसलिए योगा में बहुत बड़ी ताकत है। जिस योगा को हजारों साल से हमारे देश में लोगों ने अपनाया है, लोगों ने उसको टिकाया है, अधिक से अधिक लोगों को उसके साथ में जोड़ने का काम लोग कर रहे हैं। ऐसे समय पर देश के प्रधानमंत्री ने योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने का काम किया। प्रधानमंत्री के मन में यह आया होगा कि ठीक है, आप तो अपनी क्षमता से करते हो और योग को इतना बढ़ावा देते हो, तो आप सब ने मुझे इतना बड़ा बनाया है, तो मैं योग को और बड़ा दर्जा प्राप्त करके दूँ। ये उनके मन में आएगा, तब तो उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग को पहुंचाया। और आप सभी को पता है कि मोदी जी स्वयं योगा करते हैं और बहुत हार्ड करते हैं, और वो सुबह 9 बजे उठने के बाद में नहीं करते हैं, तो सुबह 4:30 बजे उठकर करते हैं। तो आज जो देश में परिवर्तन आया है, जो दुनिया में मोदी जी ने नाम कमाया है, उसका अनेक कारणों में से एक कारण योग है, ऐसा मैं मानता हूँ। मैं इसी विषय पर थोड़ा आपको आगे ले जाऊंगा, क्योंकि मैं कोई योग का मास्टर नहीं हूँ। मेरा योग तो सवेरे उठने के बाद रात को सोने तक दौड़ते रहना, काम करते रहना, यही मेरा योग है। तो मोदी जी ने क्या किया, तो जैसे मैंने कहा कि आप योग करते हैं तो आपको हिम्मत आ जाती है। आप योग करते हैं तो जो नहीं हो सकता है उसको करके दिखाने की क्षमता आप में आती है। 2014 के अगर आप सिनेरियो याद करेंगे एक बार, तो किसी को लगता नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ सकती है, लेकिन मोदी जी को लगता था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। मुझे वो दिन अच्छी तरह से याद है।
जब पूरा इलेक्शन कैंपेन समाप्त होने के बाद रजत शर्मा के साथ में वो टीवी पर बात कर रहे थे। बात करते समय उनका जो बॉडी लाइन और जो आत्मविश्वास से वो कह रहे थे, इससे लगभग सबको पता चल गया कि भाई काउंटिंग के बाद में सरकार आना तय है। तो ये कैसे होता होगा? और उसके बाद में उन्होंने पूरे देश के वर्तमान स्थिति को अपने नज़र के सामने लाकर टॉयलेट से प्रारंभ करके बड़े से बड़े काम करने का उन्होंने काम किया। बड़े से बड़े काम की जब मैं बात करता तो मेरे मन में धारा 370 है, जो हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी लगता था कि भाई ये तो कभी निकलना ही नहीं है, क्योंकि उसके जो रूल्स रेगुलेशन कायदे कानून इस प्रकार के हैं कि यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार होनी चाहिए, वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार होनी चाहिए, राज्यसभा में भी बहुमत होना चाहिए, तब ये पास होगा। तो ये तीनों बात तो एक साथ में होना तो मुश्किल ही था, तो किसी को भी लगता नहीं था कि ये होगा करके। और इसलिए फिर छोटा टॉयलेट से लेकर धारा 370 तक को समाप्त करना और इतने चातुर्य ढंग से समाप्त करना। धारा 370 जब था कश्मीर में तब बहुत फायरिंग होता था, लोग मरते थे, सब कुछ होता था, लेकिन धारा 300 निकलने के बाद में कुछ भी नहीं हुआ। एक बूंद रक्त खून भी जमीन पर गिराने, इस प्रकार की स्थिति और इस प्रकार का एडमिनिस्ट्रेशन सारा उन्होंने टाइट किया। तो ये सब कहाँ से आता है? ये सोच, ये सारा सोच जो आता है, ये योग प्रक्रिया जो है, किसी भी व्यक्ति के मन को संतुलित करना, मन को मजबूत करना, किसी विचार को दृढ़ संकल्प करना, जो तय किया है उसको समय पर पूरा करना, ये सारा आपको योग शक्ति जो है वो देती है, ऐसा मैं मानता हूँ। हम बाबा रामदेव जी को भी याद करेंगे। बाबा रामदेव जी ने योग के माध्यम से जो चमत्कार किया, जो करिश्मा किया, जो रिफॉर्म उन्होंने लाया, श्री श्री रविशंकर जी को हम याद कर सकते हैं। एक छोटे से व्यक्ति लोगों ने अपने विचार को समाज के साथ में रखकर उन्होंने भी अपने अपने क्षेत्र में इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करना, इतने बड़े पैमाने पे लोगों को जोड़ना, ये कोई छोटी बात नहीं है। कोलगेट जैसे चीज़ ने घर के हर परिवार के हर व्यक्ति तक कोलगेट पहुंच गया था। उस कोलगेट को दंतकांत के माध्यम से रिप्लेस करना ये संभव है, ये हो सकता है, ये बाबा रामदेव जी ने सोचा होगा, तब तो उन्होंने इतना बड़ा करिश्मा करके दिखाया। अब ये कोलगेट को दंतकांत से रिफॉर्म करना यानी क्या होता है? जो कोलगेट विदेशी कंपनी थी वो भी हमारे यहाँ ही बनता था, हमारे यहाँ लोग काम करते थे, लेकिन दंतकांत में तो 100% हमारे यहाँ के लोग काम करते हैं। हजारों लाखों लोगों को रोजगार उपलब्ध करके देना, ये कितनी बड़ी बात है। ऐसे कितने रिफॉर्म्स उन्होंने किया। कोरोना जैसी महामारी आ गई देश में, देश के प्रधानमंत्री ने इतने अच्छे ढंग से कोरोना को हैंडल किया। 130 करोड़ के देश को एक दिन में अपील करना कि कल से लॉकडाउन, और सारे के सारे लोगों ने उसको मानना। इतना पॉलिटिकल संघर्ष अपने देश में जब चलता हो, भिन्न भिन्न प्रकार के पॉलिटिकल पार्टी के नेता और उनके विचार होते हुए भी इतने बड़े निर्णय को 24 घंटे के अंदर में अमल में लाना, ये कितनी बड़ी बात है। ये बात तब बनती है कि आप जैसे करोड़ों लोग योग के साथ में जुड़े हैं। आदेश का पालन करना ये हमारी सभ्यता है, ये हमारी संस्कृति है, इसके लिए ये सारा होता है। कोरोना जैसे महामारी को, भारत एक पिछड़ा देश है, भारत एक गरीब देश है, भारत कुछ कर नहीं सकता है, ऐसी एक छवि हमारी अंतर्राष्ट्रीय जगत के लोगों ने खड़ी की थी। और लगभग हम लोग भी वही मानकर चलते थे कि भाई नहीं, हम तो बहुत पीछे हैं, हम तो बहुत छोटे हैं, हमारे से बहुत बड़े बड़े विकसित देश के लोग हैं, वो जो करेंगे वही सही। और फिर कोरोना के समय पे अपने देश में वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग करना, मैन्युफैक्चरिंग किया हुआ वैक्सीन को दुनिया के बाजार में उसको मान्यता प्राप्त करके लेना, दुनिया के बड़े बड़े विकसित देश के लोगों ने ये सर्टिफाई करना कि भारत ने जो वैक्सीन बनाया वो अच्छा है, वो सही है। इतना ही नहीं तो हमारे देश के मैन्युफैक्चरर को उन्होंने ऑर्डर भी दे दिया कि भाई हमको भी वैक्सीन दो। ये कितनी बड़ी बात है, ये कितनी बड़ी बात है। जो बुजुर्ग लोग हैं, जो बच्चों को तो पता नहीं होगा, हम जैसे लोगों को मालूम है,
हमारे दुनिया में जब चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स आया, तो चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स विदेश के लोगों ने दवाइयाँ बनाकर वहाँ के लोगों को वैक्सीन करने के 10 साल के बाद में हमको उसकी दवाइयाँ और वैक्सीन मिली थी, आफ्टर 10 ईयर्स। तब तक तो चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स हर घर में हर बच्चों को ये आता ही था, मुझे आया था, लगभग सभी लोगों को आया होगा। 10 साल के बाद में हमारे देश को विदेश के लोगों ने वैक्सीन दिया। लेकिन भारत एक ऐसा देश, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बना, हमने वैक्सीन मैन्युफैक्चर किया, हमारे देश के लोगों को वैक्सीन हमने दिया, हमने वैक्सीन इंपोर्ट किया और एक बहुत ही अच्छा ढंग से उसका वैक्सीनेशन भी प्रारंभ हुआ। सीनियर सिटीजन को देने का तय हुआ, जिनको कोमोर्बिडिटीज है, दूसरा तीसरा बीमारी है, उनको देने का तय किया। और ये 45 साल तक के आयु के लोगों को फर्स्ट फेज में देंगे, ये उन्होंने एक प्लानिंग किया। ये प्लानिंग कैसे हुआ होगा? इतने सारे IAS ऑफिसर्स हैं, आज तक दुनिया में देश में जितने भी कानून आए उसको इम्प्लीमेंटेशन करने में बहुत परेशानी हुई है, बहुत तकलीफ हुआ है। लेकिन ये इतने अच्छे ढंग से उसका प्लानिंग वही व्यक्ति करता है जिसका मन स्थिर हो, जिसका आत्मविश्वास कूट कूट के उसमें भरा हुआ हो, जिसका दृढ़ संकल्प हो, वही व्यक्ति कर सकता है। और बहुत अच्छे ढंग से वैक्सीनेशन हो रहा था। उसके आगे बीच के समय में हमारे राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव जी ने इस बात की मांग की कि ये 18-25 साल तक के लोगों के लिए क्यों नहीं होना चाहिए। ये थोड़ा दिन चलता रहा, फिर देश के प्रधानमंत्री को लगा भाई कल और कोई पॉलिटिकल पार्टी का नेता 18 साल के लिए मांगेगा, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम 18 साल तक वैक्सीनेशन करेंगे। फिर बात ये आई कांग्रेस और राष्ट्रवादी की ओर से कि ये मुफ्त में क्यों नहीं देना चाहिए। उसमें 1-2 महीना टाइम पास हो गया और ये सारे झमेले में राज्य सरकार के लोगों ने वैक्सीन का ऑर्डर देना, बुकिंग करना, उनको पैसा देना, ये बाजू में रह गया। बीच में एक आवाज़ ये भी आई कि हेल्थ इज़ ए स्टेट सब्जेक्ट, केंद्र सरकार ने इसमें क्यों सारा काम करना चाहिए, हम करेंगे। मोदी जी ने कहा कि आप करिए, और बाद में इनको लगा इसमें तो बड़े पैमाने पे पैसा लगने वाला है, तो बाद में बैकआउट हो गए और फिर अभी कहा कि आप ही करिए, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसका अनाउंसमेंट किया है और लगभग अभी चालू भी हुआ है और हो जाएगा। ये सब बात मैं आपको क्यों बताता हूँ कि हम देश के लिए समर्पित लोग हैं। अब ये वैक्सीनेशन का बहुत बड़ा खर्चा देश को उठाना पड़ेगा आने वाले दिनों में। 80 करोड़ लोगों को पहले दिन से राशन मुफ्त में देने का काम ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से शुरू है, वो आने वाले दिसंबर तक चलेगा। वेंटिलेटर से लेके अनेक प्रकार के उपक्रम केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को दी। MSME सेक्टर हो या तो फिर रियल एस्टेट हो, बड़े बड़े उद्योग हो, ये स्लो डाउन होगा तो बड़े पैमाने में पैसा बैंक के माध्यम से देने का काम भी केंद्र सरकार ने दिया। अब ये सारा जो पैसा है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, ये कैसे चलती है? तो आपका और मेरा घर जिस तरह से चलता है वैसे ही चलता है। मैं मेरे पत्नी को जितना पैसा ला कर देता हूँ, मुझे जितना मिलता है उसके हिसाब से वो घर चलाती है। एक घर का जैसा बजट बनता है, वैसे केंद्र सरकार के पास पूरे साल भर में जितना टैक्स आता है, वो टैक्स के माध्यम से क्या क्या काम करना ये तय होता है और उस तरह से चलता है। अब ये कोरोना जैसे महामारी में इतना बड़ा खर्च, इतना बड़ा बोझ केंद्र सरकार के ऊपर जो आया है, तो ये सारा पैसा सिस्टम में से जब निकल कर दूसरे काम में लग जाता है, तो मेन जो केंद्र सरकार का सालाना काम होता है उसके ऊपर अभी थोड़ा ब्रेक लगा है, ब्रेक लगेगा। क्योंकि डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के काम में जो पैसा अलॉटमेंट हुआ था, वो सारा पैसा अभी यहाँ पर डाइवर्ट हो जाएगा। अब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में क्या होता है? रास्ते बनते हैं, पुल बनते हैं, रेलवे के नए लाइन बनते हैं, इस प्रकार के बड़े बड़े काम बनते हैं। अब आप और हम सोचेंगे भाई ठीक है भाई 2 साल नहीं हुआ तो क्या बिगड़ता है, 2 साल रास्ता नहीं बनेगा, पुल नहीं बनेगा, रेलवे की लाइन आगे नहीं जाएगी, तो आज़ादी के बाद में 72 साल तक तो हम लोगों ने झेला है, 2 साल और झेल लेंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आज़ादी के समय जो देश की पॉपुलेशन थी और आज के समय में जो देश की पॉपुलेशन है वो 3 गुना ज़्यादा हो चुका है। अब ये सारा काम बंद पड़ने से लोगों को जो काम मिलता है वो बंद हो जाता है। उदाहरण के तौर पर रास्ता बनना अगर बंद होता है तो डांबर कंपनी वाले का काम बंद हो जाता है, खड़ी मैन्युफैक्चरर, रेती निकालने वाले को काम नहीं मिलता है, सीमेंट उसमें लगता है तो सीमेंट फैक्ट्री बंद हो जाती है, उसमें स्टील लगता है तो स्टील कंपनी को काम नहीं मिलेगा। मल्टीपल लोगों को इसमें से
काम मिलना बंद हो जाता है, तो बेरोजगारी बढ़ जाता है। फिर वापस एक बार देश में हाहाकार हो जाता है कि बेरोजगारी है, काम नहीं तो हम कैसे जिएंगे। इसलिए ये सारा इसमें जुड़ा हुआ है। इसलिए कोरोना वैक्सीन में देश के प्रधानमंत्री ने ये भी कहा है कि जो गरीब लोग हैं, जिनके पास पैसे नहीं है, उनको तो सरकार देगी। सरकार ने तो सबको देने का अनाउंस किया है, लेकिन जो अफोर्ड कर सकते हैं वो प्राइवेट वैक्सीनेशन भी करो, इस बात का भी उन्होंने अपील किया है। और मुझे बड़ी खुशी है कि मुंबई शहर में, आप सबकी जानकारी के लिए, जो सरकार के माध्यम से वैक्सीनेशन हुआ है वो 25% है, और प्राइवेट लोगों ने जो वैक्सीनेशन करवा लिया है उसकी संख्या 75% तक हम पहुँचे हैं। यानी लोग सामने आकर वैक्सीनेशन करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। और ये हमारे संस्कृति में है। ये संस्कृति कहाँ से आई? ये योगा ने हमको संस्कृति दी। हमारी संस्कृति क्या है? हम जब बचपन में छोटे थे तो हमारे घर में अगर कोई मेहमान आता था तो कोई चॉकलेट लाता था, कोई बिस्किट लाता था, तो माँ बाप ने पहले से ही सिखा के रखा है, कोई भी कुछ देगा तो तुरंत लेना नहीं है। ये हमको पहले से सिखाया है। यानी हमने, हमारी संस्कृति देने वाली संस्कृति है, हमारी संस्कृति लेने वाली संस्कृति नहीं है। हम जब छोटे थे तो कोई 4 आना 8 आने का सिस्टम था, रोकड़ा कोई चॉकलेट बिस्किट नहीं लाया तो फिर 4 आना देता था। अभी 50 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया शायद होगा। लेकिन मम्मी पापा पहले से ही कहते हैं कि नहीं, लेने का नहीं, लेने का नहीं। फिर बहुत आग्रह सामने वाला करता है, फिर मम्मी बोलते हैं चलो ठीक है, ले लो। फिर वो कॉम्प्रोमाइज़ वहाँ पर हो जाता है। लेकिन मूल स्वभाव सबको ये सिखाया गया है कि लेने का नहीं। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि भाई साहब कहीं जा रहे हैं और उसको एक मित्र मिल जाता है रास्ते पर, बहुत दिन के बाद मिलता है, तो खड़े रहते हैं, बातचीत करते हैं, क्या हुआ, ये हुआ। उसको लगता है कि चलो बात नहीं, इससे काम नहीं होगा। अगल बगल में अगर होटल है तो बोलते चलो चाय पियेंगे करके, फिर चाय पीने के लिए जाते हैं, चाय पीते हैं। चाय पीने के बाद में बिल वो व्यक्ति देने का प्रयास करता है जिसको अगले ने बुलाया है। उसको लगता है कि इसने मुझे बुलाया, लेकिन ये मेरा दोस्त है ना, मैं बिल देता हूँ। पैसा अगर खिसे में तो बोलता है नहीं, मैं बिल दूंगा। बुलाया उसने, लेकिन पैसा ये देता है क्योंकि ये हमारी मूल संस्कृति है, ये हमारी सभ्यता है, ये हमको हमारे पूर्वजों ने सिखाया है। ये परंपरा पहले से लेकर आज तक चली आई है, ये आज तक चली है। ये हमको स्कूल में नहीं सिखाया जाता है। स्कूल का तो अभी सब सिलेबस पूरा बदल गया है, अब ये स्कूल में नहीं सिखाया है, लेकिन ये हमारे ब्लड में, ये हमारे परंपरागत, मेरे पिताजी ने उनके पिताजी के पास है, उनके पिताजी ने उनके पिताजी के पास है, और मैं अभी अपने बच्चों को ट्रांसफ़र करके ये सारा चल रहा है। तो आज की स्थिति में हमारे देश में क्या हुआ है कि पॉलिटिकल सिस्टम एक ऐसा डेवलप हुआ है, जो भी चीज़ है हम आपको मुफ्त में देंगे, यहाँ से प्रारंभ होता है। ये मुफ्त में देकर सिर्फ लोग हमको वोट दे और हमारा सिस्टम चलता रहे, ये एक सिस्टम डेवलप हुआ है। अरे भैया, आपको वोट देने के लिए सामने वाला जिंदा तो रहना चाहिए ना। कोरोना जैसे महामारी में उसकी जान बचाना ये सबसे पहला हमारा प्रायोरिटी है। उसकी जान बचनी चाहिए। सामान्य व्यक्ति भी अगर उसको पता चलता है मुझे कोरोना हो गया, तो अच्छे से अच्छा अपने कैपेसिटी के साथ बड़ा हॉस्पिटल ढूंढने का वो प्रयास करता है। 1-2 लाख रुपए का बिल मिनिमम छोटा आदमी भी भरकर अपने घर में आ जाता है। तो क्या वो 800 रुपये का वैक्सीन लेने से वंचित रह सकता है क्या? मुझे पता नहीं, कि मैं तो दिन भर पूरा घूमते रहता हूँ। एक भी व्यक्ति ये डिमांड किसी ने भी नहीं किया कि हमको फ्री में वैक्सीन दो करके, फ्री में दो। लोग लगा रहे, लोन लाइन 21 तारीख का डिक्लेयर हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी प्राइवेट में इतना गर्दी होता है, बुकिंग इतने लोग करते हैं। लोगों को लगता है कि भाई वैक्सीन ले लो, अपने आप को सेव करो। मैं सरकार के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता हूँ। आई शुड बी ए एसेट फॉर द गवर्नमेंट। मैं देश के लिए एसेट बनूंगा, मैं मेरे घर परिवार के लिए एसेट बनूंगा, मैं मेरे समाज के लिए एसेट बनूंगा, मैं बोझ नहीं बनूंगा। ये हमारी सोच है, और ये सारा जो सोच है ये योग प्रक्रिया के माध्यम से आता है। इसलिए योग जीवन में करना चाहिए। समय जिसको मिले उसने करना चाहिए, जिसको समय नहीं है उसने समय निकालना चाहिए। योग के साथ में अन्य लोगों को जोड़ना चाहिए। मैं हमेशा एक बात करता हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारे रामायण और कृष्ण के प्रवचन में जाते रहता हूँ, तो वहाँ पर मैं हमेशा कहता हूँ कि आप जो आए हैं वो जीवन में एक व्यक्ति को पकड़ के लाने का प्रयास करो। फॉर एग्जांपल, मुझे जिस व्यक्ति ने पॉलिटिक्स में लाया वो मेरे दिमाग में अभी भी है कि इसने मुझे लेकर गया तो मैं नगर सेवक से लेकर सांसद तक पहुँच गया हूँ। वैसे रामायण सुनने के लिए जो व्यक्ति जिसको पकड़ के लेके जाता है वो उसके दिमाग में रहता है कि मुझे रामायण के बारे में रुचि वो व्यक्ति ने मुझे पकड़ कर लाया इसलिए हुई है। वैसे ही आप लोग भी योग के इस प्रोसेस में 1-2 मित्रों को पकड़ के लेके आएंगे, उसका शरीर चुस्त दुरुस्त इनके जैसा हो जाएगा, तो वो आपको रोज़ याद करेगा कि इनके वजह से मेरा हुआ है। और ये याद करने वाले लोगों में ताकत कितनी है मैं आपको बताता हूँ।
आप जितने आज मोदी जी की ताकत क्या है? आज मोदी जी की ताकत 130 करोड़ में से 100 करोड़ लोग तो उनको रोज दुआ देते हैं। 30 करोड़ लोग चलो भले अनाप शनाप बातें करते होंगे, गालियां देते होंगे, लेकिन 100 करोड़ लोग उनको जो दुआ देते हैं वो उनकी ताकत बनती है। वैसे आप योगा के साथ में जिसको भी जोड़ेंगे वो आपको रोज़ याद करेगा और उसमें से जो वाइब्रेशन निकलेगा उसमें से आपका लाभ होता है। ये हमारी संस्कृति ने हमको, एंड इट इज़ अ फैक्ट, इट इज़ अ फैक्ट, ये होता है। इसलिए ये आप करिए। पोईसे जिमखाना के लोगों से निवेदन करूँगा, बहुत बड़ी जगह है, बहुत अच्छा आप लोगों ने किया है, इसको और आने वाले दिनों में अच्छा हम कैसा कर सकते हो करिए। लोगों ने इसका उपभोग करना चाहिए और ये लोग उपभोग करेंगे। आज हमको और आपको भी जो थोड़ी बहुत दुआ मिलती है वो पोईसे जिमखाने में लोग घूमने आते हैं उनके वजह से मिलती है। वाह वाह करते हैं, रोज़ याद करते हैं, 10 लोगों के साथ बात करते हैं कि गोपाल भाई ने ये किया, मुकेश भाई ने ये किया, करुणाकर जी बहुत अच्छा मेंटेन करते हैं। तो उसमें से भी एक दुआ मिलती है, उसमें से एक ताकत, उसमें से एक वाइब्रेशन निकलता है, उसको हम सबके जीवन में बहुत लाभदायक होता है। मैं अंत में इतना ही कहूँगा कि योग प्रक्रिया को कायम रखिए, इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाइए। जिस दिन 100 करोड़ 130 करोड़ के लोग योग करने लगेंगे तो मैं मानता हूं कि ऐसा हम चलो भविष्यवाणी कल्पना करेंगे कि आने वाले 10 साल 15 साल के बाद अगर देश के सारे लोग योग करते हैं तो फिर जो देश के प्रधानमंत्री सोचेंगे वही देश का अंतिम व्यक्ति भी सोचेगा और भारत देश एक शक्तिशाली देश के रूप में सामने आएगा और हम दुनिया के ऊपर जो पहले भी राज करते थे और आने वाले दिनों में करने की जो बात करते हैं वो स्थिति पे हम जाकर पहुंच पाएंगे। इतनी बड़ी ताकत इस व्यवस्था में है। आप सब लोग लगे रहिए। दूसरा वेव चला गया है कोरोना का, तीसरे वेव में, पहले और दूसरे वेव में भी सर्वे में ये पाया गया है कि जो जॉगिंग करते हैं, जो वॉकिंग करते हैं, जो एक्सरसाइज करते हैं, जो योगा करते हैं, जिन्होंने अपने शरीर का ख्याल किया है, ऐसे लोगों को कोरोना ने छूने का प्रयास कम किया है। ये भी सर्वे में पाया गया है और इसलिए योग के साथ में जितना हम जुड़े रहेंगे, उसका उपयोग जितना ज़्यादा करेंगे, उतना ये थर्ड वेव की जो बातें चल रही है उसमें से हम रास्ता निकाल सकते हैं। कोरोना के बारे में अंत में एक ही बात बताकर मैं अपनी बात को पूरा करूँगा। कोरोना का जब पहला क्लिप मैंने देखा पार्लियामेंट में मैं जब था, और ऐसा कहते हैं कि चाइना में उनका न्यूज़ भी देश के बाहर जाता नहीं है, उनका एक सिस्टम है। लेकिन कोरोना का क्लिप उन्होंने मार्केट में डाल दिया और वो इतना डरावना था और उसको दुनिया के लोगों ने देखा कि कोरोना इतना भयंकर महामारी है करके, और लॉकडाउन कितना सख्ती से उन्होंने किया था वो भी वो क्लिप में मैंने देखा। तो ये अभी का वर्तमान जो भी चाइना के बारे में हम सुनते हैं, तो चाइना ने सबसे पहला प्रयास ये किया होगा, उनके मन में होगा कि लोगों के मन में डर पैदा कर दो। कोरोना का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आप डर जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका इम्यूनिटी पावर डाउन होते जाएगा, आपका ऑक्सीजन लेवल डाउन होगा और फिर वो जो वायरस जो हमारे लंग्स को इफ़ेक्ट करता है उसका पावर ज़्यादा हो जाता है और फिर लोगों को परेशानी हो जाती है। अब फर्स्ट और सेकंड फेज हो गया। अब अंतर्राष्ट्रीय जो मैन्युफैक्चरर होंगे, ये मेरी सोच है, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, उन्होंने अभी ये कहा कि भाई अभी 18 साल तक के लोगों को हम वैक्सीन करेंगे, तो अभी कहना शुरू किया, कहने अभी बच्चों को भी हो सकता है करके, क्योंकि ये 2 फेज पूरा होने के बाद में वो बच्चों का दवाई ये वो सब उनका बाजार है ना, उनका व्यवसाय है, उसके पीछे वो लगे हुए हैं। लेकिन मैंने अपने घर का अनुभव और अभी तक जो भी हमने कोरोना में सुना, जब मुझे कोरोना पॉजिटिव हुआ तो मेरे घर के 4 लोगों का टेस्टिंग किया तो चारों नेगेटिव आ गए, लेकिन मेरी पोती जो 7 साल की थी वो चारों नेगेटिव आ गए, लेकिन वो पॉजिटिव आ गए। तो मैं एकदम डर गया। मुझे हुआ तो मुझे उतना डर नहीं हुआ, लेकिन उसको हुआ तो मैं एकदम डर गया, अरे छोटी बच्ची को होगा क्या करने का अभी। तो डॉक्टर ने ये कहा कि इसको कुछ नहीं करने का, इसको घर में रहने दो, इसको दवा भी देने का नहीं, और दवा भी नहीं दिया और वो अच्छी हो गई। तो उसका मतलब क्या है कि जो छोटे बच्चे हैं उनको डर कम लगता है, मौत क्या है ये उनको जितना हमको सीरियसनेस उसका है उतना उनको नहीं है, इसलिए उनका ऑक्सीजन लेवल, उसका इम्यूनिटी पावर जो है वो वहाँ का वहाँ स्थिर ही रहता है और उनको इफेक्ट होता नहीं है। ये भी इसका एक छोटा सा गणित है, यानी उसका थोड़ा सा अंदाज़ा लेकर हमने भी अपने जीवन के लाइफस्टाइल को उसी तरह से वार्म अप करके आगे चलना चाहिए। डरना नहीं चाहिए, लेकिन डरना नहीं चाहिए इसका मतलब ये नहीं कि आप एकदम निश्चिंत हो जाओ। इसमें भी बहुत लोग
लोगों ने अपनी जानें गंवाई है। नहीं, मुझे तो नहीं होगा, घर में ही पड़े रहे 8 दिन 10 दिन, डॉक्टर ने कहने के बाद में भी दवा नहीं लिया, और फिर बहुत होने के बाद में डॉक्टर के पास गए, फिर बाद में बच नहीं पाए। ऐसा भी बहुत सारा केसेस है। इसलिए डरने का भी नहीं, लेकिन निश्चिंत भी रहने का नहीं। अगर अपने को पता चला थोड़ा भी ये वो है, तो डॉक्टर के साथ संपर्क करके उनका जो भी गाइडलाइन है उसको फॉलो करके अपने जान माल की रक्षा करने का प्रयास करना चाहिए। आप सब लोग योग से जुड़े हुए हो, इसलिए मैं फिर एक बार आपका अभिनंदन करता हूँ। मैं पोस्टर जिमखाना के लोगों से निवेदन करूँगा कि इस प्रोसेस को निषाद अपना इतना सुनहरा मैदान है, ये मैदान को एक बार लोग आके देखते हैं ना, तो उसमें से ही माइंड एकदम फ्रेश होना प्रारंभ हो जाता है, और मैक्सिमम लोग बैठकर योग करेंगे सवेरे, तो उसका भी एक अलग मज़ा होता है। तो ये आप जैसे लोगों ने करना चाहिए। पोस्टर जिमखाना जितना बड़ा हुआ है, तो हमारी सोच अभी उस पहले से बड़ा होना चाहिए। ये हमने देखा है घर परिवार में भी जो गरीब होता है वो बढ़ते 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 पैसे वाला हो जाता है, फिर उसकी अगली पीढ़ी वापस फिर डाउन 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 होता है। पॉलिटिकल पार्टी का भी आपने देखा होगा, भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी हो गई, कांग्रेस इतनी बड़ी थी वो छोटी हो गई। वैसे ही संस्था का भी मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ। जब बड़ी हो जाती है संस्था, तो लोग जो चलाने वाले होते हैं वो अपने प्रतिष्ठा के बारे में ज़्यादा चिंता करते हैं, और वो प्रतिष्ठा के बारे में चिंता करने में जो संस्था होती है वो छोटी छोटी होती जाती है। तो इसको बहुत ख्याल में रखो। आज योगा दिवस के अवसर पर कह रहा हूँ, पोस्टर जिमखाना को और आप बड़ा बनाइए। जितना मैक्सिमम लोग इसके साथ में जुड़ेंगे, वो जोड़कर लोगों को सुविधा पहुंचाने का काम आप करेंगे, तो मुझे बड़ी खुशी होगी। आप सबको आने वाले दिनों के लिए बहुत बहुत शुभेच्छा, शुभकामनाएं। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय महाराष्ट्र, जय योगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने उचित ऐसा मार्गदर्शन किया, और आपके हमेशा की तरह उत्तम कार्य को मैं सलाम करता हूँ, सराहना करता हूँ। आज हमारे बीच आप सभी के सामने लाइव योगा डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए योग गुरु डॉक्टर नीलम पाटिल यहाँ पर मौजूद है। She's been an Ayurvedic consultant. She's got a fellowship in child health care, yoga therapist and consultant. She's in the field of preaching yoga and practicing yoga for the past 20 years. I'll request our honorable member of parliament, Shri Gopal Shetty sir, to honor our yoga guru, Dr. Neelam Patil and her team. जोरदार ताली के बीच हम डॉक्टर मैडम का यहाँ पर स्वागत करेंगे, और इसी तरह से वे योगा को और प्रसारित करें। बिग बिग थैंक यू। उनकी टीम भी यहाँ पर मौजूद है, उनका भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। हमारे बीच डॉक्टर रसाल भी यहाँ पर मौजूद है। मैं सम्माननीय शेट्टी साहब से विनती करता हूँ कि डॉक्टर रसाल का भी यहाँ पर उचित ऐसा स्वागत करें। एसोसिएशन ऑफ आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स के सेक्रेटरी डॉक्टर विनय झा जी यहाँ पर मौजूद है। मैं डॉक्टर विनय झा से रिक्वेस्ट करता हूँ कि शेट्टी साहब के शुभ हस्ते उनका छोटा सा सत्कार स्वीकार करें। यस, फिर से एक बार इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के जश्न में शामिल होने के लिए आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। जो भी ऑनलाइन हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हुए उन सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं, और अगले कुछ ही क्षणों में आज का ये लाइव योगा डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पर डॉक्टर नीलम पाटिल के माध्यम से मार्गस्थ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। विल जस्ट टेक अ कपल ऑफ मिनट्स टू गेट सेटल। थैंक यू सो मच। हम योगा के बारे में कुछ कहते हुए, अब इस साल का हमारा थीम है बी विथ योगा बी एट होम। इसीलिए मैं कहूँगी कि घर पे रह के ही आप योगा कर सकते हो। योगा के बारे में कुछ बताने के लिए हमारे भगवत गीता में कहा है, समत्वम योग उच्यते। योगा इज द स्टेट ऑफ इक्वानिमिटी ऑफ बॉडी एंड माइंड। और ये इक्वानिमिटी यानी कि समत्वम जो है वो हेल्दी बॉडी और हेल्दी माइंड से आता है। तो आयुर्वेद में कहा है हेल्दी बॉडी के लिए समदोषः समअग्निश्च समधातु मलक्रिया प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इति अभिधीयते। और स्वस्थ मन के लिए पतंजलि महर्षि पतंजलि ने कहा है योगश्च चित्त वृत्ति निरोधः। अब सामान्य जनता के लिए ये टेक्स्ट लिटरेचर पढ़ना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो सामान्य जनता के लिए भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में एक मार्ग बताया है
हेल्दी बॉडी और हेल्दी माइंड यानी स्वस्थ शरीर और मन के लिए उन्होंने कहा है युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। यानी कि युक्त आहार विहार और स्वप्न यानी कि निद्रा, आहार विहार और निद्रा यानी स्लीप से हम स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन की मार्ग को अपना सकते हैं और इसके लिए योग साधना जरूरी है। इसीलिए आज हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। तो हम आज की योग साधना है हमारे शुरू करते हुए 3 ओमकार मंत्र से शुरू करेंगे और फिर प्रार्थना होगी और फिर सूक्ष्म व्यायाम, कुछ यौगिक साधनाएं, अनुलोम विलोम और प्राणायाम, ये नाड़ी शोधन क्रिया और फिर प्राणायाम करने, फिर अपना शांति पाठ। तो चलिए हम शुरू करते हैं। स्थिर बैठिए। भगवत गीता में कहा है समकाय शिरोग्रीवा, सो सिट इन अ कंफर्टेबल पोजीशन। कोई भी योग्य सुखासन लीजिए, अपनी पीठ को सीधी रखें, अपना सिर, गर्दन और अपनी पीठ एक ही लाइन में स्थिर रखें। ब्रीथ इन, श्वास अंदर ले, श्वास बाहर छोड़े। अपने मन को शांत करें। थोड़ी देर के लिए, कुछ क्षणों के लिए अपने साथ बने रखें। सब चिंताएं, विचारों, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को थोड़ी देर के लिए अपने से दूर रखें। अपने मन से जुड़ जाए। हाथों को नमस्कार पोजीशन में लीजिए। अब हम 3 बार ओमकार मंत्र का जप करेंगे। इनहेल, 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 ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। अब धीरे से अपनी आँखों को खोलिए। अपने हाथों को अपने नीज के ऊपर रिलैक्स रखिए। अब हम सूक्ष्म क्रियाएं करने जा रहे हैं, तो धीरे से अपने आसन पर खड़े हो जाइए। समस्थिति में रहे, बॉडी को समस्थिति में रखें। दोनों पैरों में थोड़ा सा अंतर बनाए रखें। हाथों को शरीर के बाजू में रखें। इनहेल, एक्सेल। इनहेल, श्वास अंदर लीजिए, रिलैक्स योर बॉडी, श्वास बाहर छोड़े। बॉडी को समस्थिति में रखें, बैलेंस पोजीशन में रहे।
अब हम अपनी सूक्ष्म क्रियाएं, जिसे हम माइक्रो सर्कुलेशन कहते हैं, जिससे बॉडी के जो जॉइंट्स है और फुल बॉडी में एक सर्कुलेशन, सूक्ष्म तल से जो सर्कुलेशन है वो अच्छे से बना रहता है। ये जो सूक्ष्म क्रियाएं है नॉर्मली कोई भी व्यक्ति कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं गर्दन के ग्रीवा शक्ति विकास से। इनहेल, एक्सेल करते वक्त सर को नीचे लेके जाइए और थोड़ा सा चिन लॉक कीजिए, अपनी चिन को थोड़ा सा नीचे की तरफ दबाइए। इनहेल, सामने देखिए। एक्सेल, सर को पीछे की तरफ लेके जाइए। फील द स्ट्रेच इन थ्रोट मसल्स। इनहेल, सामने आइए, फिर से एक बार दोहराएंगे। एक्सेल करते हुए सर को नीचे लेके जाइए, अपने चिन को थोड़ा सा अंदर दबाने की कोशिश कीजिए। इनहेल करते हुए सामने देखिए। एक्सेल करते हुए फिर से धीरे से पीछे जाइए। इनहेल करते हुए नॉर्मल पोजीशन लीजिए, सर को सामने सामने रखिए। अब हम लैटरल स्ट्रेच करेंगे। इसमें हम अपने सर को लैटरली यानी राइट हैंड साइड में मोड़ेंगे। तो इनहेल, एक्सेल करते वक्त अपने कान को शोल्डर की तरफ, राइट साइड शोल्डर की तरफ लेके जाइए। इनहेल करते वक्त सामने देखिए। एक्सेल करते वक्त लेफ्ट हैंड साइड में जाइए, लेफ्ट ईयर को लेफ्ट शोल्डर से टच करने की कोशिश कीजिए। फील द लैटरल स्ट्रेच ऑन द ऑपोजिट साइड। इनहेल करते हुए सामने देखिए, फिर से एक बार दोहराएंगे। एक्सेल करते हुए राइट ईयर को, राइट शोल्डर को टच करने की कोशिश कीजिए। इनहेल करते वक्त सामने देखिए, फिर से एक्सेल करते वक्त लेफ्ट साइड में झुकिए। इनहेल करते वक्त सामने आइए। अब हम राइट और लेफ्ट साइड मूवमेंट करेंगे। तो इनहेल कीजिए, एक्सेल करते वक्त अपने राइट तरफ मुड़िए, सामने देखिए। फिर से एक्सेल करते वक्त लेफ्ट साइड मुड़िए। इनहेल करते वक्त सामने आइए, फिर से एक बार करेंगे। एक्सेल करते वक्त राइट साइड देखिए, अपने शोल्डर को देखने की कोशिश कीजिए। इनहेल, सामने देखिए। एक्सेल, लेफ्ट साइड। फील द लैटरल स्ट्रेच, मसल्स, नेक मसल्स में अच्छा सा तनाव महसूस कीजिए। अब हम नेक रोटेशन करेंगे। सिर को बहुत ही आसानी से, बहुत ही सरलता से आपको घुमाना है, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। जिसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या नेक पेन का प्रॉब्लम है वो ये न करे। तो इनहेल करते हुए नीचे देखना है, एक्सेल करते हुए राइट से ऊपर सर को घुमाना है, धीरे से बिल्कुल करना है। और फिर से इनहेल करते वक्त सामने आना है। फिर से एक्सेल करते वक्त राइट हैंड साइड में घुमाइए। इनहेल करते वक्त सामने आइए। अब हम एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। तो इनहेल करते वक्त ऊपर से लेफ्ट साइड से पीछे जाइए, एंटी क्लॉकवाइज। फिर से एक बार करेंगे। इनहेल एंड देन एक्सेल करते वक्त पीछे जाइए। ओके, रिलैक्स्ड। आंखें बंद करके स्टैंडिंग रिलैक्सेशन कीजिए और जस्ट अनुभव कीजिए, नेक मसल्स को जो रिलैक्सेशन मिल रहा है उसका अनुभव कीजिए। आंखें बंद कीजिए कुछ क्षणों के लिए। अब आंखें खोलिए। अब हम नेक्स्ट करने जा रहे हैं अपना शोल्डर रोटेशन एंड स्कंद चालन। तो शोल्डर रोटेशन के लिए हम अपने हाथों को पैरेलल लेके जाते हैं और फिर दोनों एल्बोज को चेस्ट की तरफ लेके आते हैं और क्लॉकवाइज घुमाते हैं। ऊपर लेके जाइए और फिर पीछे से नीचे लेके आइए। जब भी आप पीछे जाते हो तो देखिए कि रिस्ट आपका एक दूसरे को जॉइन हो रहा है। फिर नीचे से सामने धीरे से आ रहे हो। अब एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, पीछे की तरफ जाइए
अगेन जॉइन योर रिस्ट और फिर आगे की तरफ आना है। फिर से एक बार करेंगे। इससे हमारे जो फ्रोजन शोल्डर्स है या शोल्डर्स में जो स्टिफनेस है वो पूरी तरह से लूजन हो जाता है, कम हो जाता है। अब हम हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, शोल्डर्स के लिए है, तो हाथों को दोनों साइड में फैला दीजिए और हाथों को ऊपर लेके जाइए, फिर से नीचे लेके आइए और अपने बगल में रखें। फिर से एक बार दोहराए, हाथों को फैला दीजिए अच्छे से, ऊपर लेके जाए और फिर से धीरे से नीचे लेके आए और अपने साइड में रखें। ये हुआ हमारा स्कंदर चालन। अभी हम कुछ करते हैं अपने कटी के लिए। तो सीधे खड़े हो जाइए, पैरों में थोड़ा सा अंतर रखें, हाथों को सामने फैला दीजिए और अपने राइट हैंड की तरफ से मोड़ जाए। वॉलंटियर्स को देख सकते हैं आप, पीछे की तरफ लेके जाए, जितना मोड़ सकते हो, सामने आ जाए एंड गो टूवर्ड्स योर लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में मोड़े, पीछे देखिए, आपके शोल्डर को देखने की कोशिश कीजिए। अब सामने आ जाए, रिलैक्स, हाथों को नीचे रखें, रिलैक्स। अब कुछ हम थोड़ा नीज के लिए करते, तो फिर से हाथों को सामने लेके आए और ऐसे बैठिए जैसे कि आप चेयर पर बैठने की कोशिश कर रहे हो। तो नीज को बेंड करके बैठने की कोशिश कीजिए। एक पोजीशन में आपके थाइस और हाथ जो वो पैरेलल होने चाहिए ग्राउंड को। नॉर्मल पोजीशन लीजिए, इनहेल, नॉर्मल पोजीशन पे आइए। फिर से एक बार करेंगे हम, हाथों को सामने फैला दीजिए और बैठने की कोशिश कीजिए। कम टू द नॉर्मल पोजीशन। इससे हमारे जो थाइस के मसल्स है उसमें अच्छा सा मजबूती आ जाती है, प्लस अपने नीज को भी अच्छा मजबूती मिलती है। लेकिन जिसे आर्थराइटिस का प्रॉब्लम हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो ये ना करें। ओके, तो ये हमारे सूक्ष्म व्यायाम थे। तो स्टैंडिंग रिलैक्सेशन करते, जस्ट आंखें बंद कीजिए, रिलैक्स कीजिए बॉडी को और फील द इम्पैक्ट ऑफ दिस सूक्ष्म व्यायाम ऑन योर बॉडी। हाथों को रिलैक्स पोजीशन में रखा है आपने, आपके शोल्डर्स रिलैक्स्ड है, आपके नेक मसल्स को देखिए, आपके शोल्डर्स के मसल्स को देखिए, हाथों को देखिए, आपका फुल बॉडी रिलैक्स हो रहा है। अब हमारा नेक्स्ट सेट हम योगिक साधनाएं पर जाते हैं, योगिक आसन करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टैंडिंग आसन में जाते हैं। सबसे पहले हम करेंगे ताड़ासन। ओके, ताड़ यानी पाम ट्री, यानी ताड़ की तरह हम खड़े रहते हैं। तो आपके पैरों में 1 फीट का अंतर रखें, कंफर्टेबल पोजीशन में रखें। अब इनहेल करते वक्त हाथों को सामने लाएं और इंटरलॉक करें, दोनों फिंगर्स को इंटरलॉक करें और बाहर की तरफ लेके जाएं और फिर सर के ऊपर हाथों को लेके जाएं और अच्छा सा स्ट्रेच दे, स्ट्रेच अपवर्ड्स, जैसे कि कोई आपको ऊपर से खींच रहा है, ऐसे स्ट्रेच कीजिए। अब देखोगे कि यहाँ पे बहुत ही अच्छा सा खिंचाव महसूस होता है। अब धीरे से एक बार ये पोजीशन में आ जाता है तो फाइनल पोजीशन में आ जाइए। अब आपको आपके हील्स को ऊपर करना है और टोस के ऊपर खड़े रहना है, तो आपका बैलेंसिंग पोस्चर हो जाता है। अगर नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, यू कैन स्टैंड ऑन योर फीट ओनली। ओके, नाउ रिलैक्स। और अब छोड़ने के लिए हाथों को पहले छोड़ेंगे और धीरे से हाथों को अपने बगल में लेके आइए एंड रिलैक्स योर बॉडी। इससे हमारा बैक पोस्चर बहुत ही अच्छा सा हो जाता है, हमारे एब्डोमिनल ऑर्गन्स को अच्छा सा स्ट्रेच मिलता है, चेस्ट को अच्छा सा स्ट्रेच मिलता है, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है। अब हमारे नेक्स्ट आसन पर जाते हैं हम पादहस्तासन, जिसमें हम अपने हाथों को पैर को टच करने की कोशिश करते हैं। चलिए, लेट्स प्रिपेयर अवर सेल्फ फॉर पादहस्तासन। अपने आप को तैयार कीजिए, पैरों में थोड़ा सा अंतर बनाए रखें, हाथों को इनहेल करते हुए हाथों को ऊपर लेके जाए और थोड़ा सा बॉडी को आगे की तरफ झुकाए, आगे तरफ पुश कीजिए और फिर झुकाए, नीचे की तरफ झुकाए जितना हो सके। अब इनहेल करना है और एक्सहेल करते वक्त और झुकने की कोशिश करनी है। वेरी गुड। अब नॉर्मल पोजीशन पे आ जाए, धीरे धीरे करके हाथों को ऊपर लेके जाए और फिर
नॉर्मल पोजीशन में रहे। ये पादहस्तासन है, जिसे एब्डोमिनल सर्जरीज हुआ है या स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम है, कोई भी वर्टिब्रा का प्रॉब्लम है, वो ये ना करे। किसी वर्टिगो का प्रॉब्लम है या हाइपरटेंशन वाले भी ना करें। अब हम नेक्स्ट आसन अपना करने जा रहे हैं, वो है अर्ध चक्रासन। उसके लिए आपका पोजीशन पैरों में वैसे ही अंतर रखें और हाथों को अपने कमर पर रखें। वॉलंटियर्स को देख सकते हैं, आपको हाथों को हिप जॉइंट को सपोर्ट करने के लिए रखना है और इनहेल करना है और एक्सहेल करते वक्त पीछे की तरफ झुकना है। पहले इनहेल कीजिए, एक्सहेल करते वक्त सांस को बाहर छोड़ते वक्त पीछे की तरफ झुकिए, जितना झुक सकते हैं। अगर किसी को बैक एक है, किसी को एब्डोमेन में प्रॉब्लम है, तो वो ये ना करें। अब इनहेल सांस अंदर भरते हुए नॉर्मल पोजीशन पे आ जाए, अपने हाथों को नीचे रखें एंड रिलैक्स्ड। अब हमारा नेक्स्ट सेट ऑफ आसन सिटिंग पोस्चर से, तो अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए और कोई भी कंफर्टेबल पोजीशन लीजिए जहाँ पे आप अपने बॉडी को कंफर्टेबल रख सकते हैं। हमेशा बैठने पर याद रखें, समकाय शिरोग्रीवा, आपकी बैक इरेक्ट हो, नेक इरेक्ट हो और सर के साथ अलाइंड हो। तो एक सेट में आपका एक ही लाइन में आपका पोस्चर बना रहना चाहिए। अब हम सिटिंग पोजीशन में करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम पर्वतासन करेंगे। तो जो भी आप पोजीशन लिए वो पोजीशन में अच्छे से बैठ जाए, पीठ सीधी रखें, अपने हाथों को नमस्कार पोजीशन में लेके आइए। देखिए कि आपके एल्बोज है वो पैरेलल टू ग्राउंड है, आपके शोल्डर्स पैरेलल टू ग्राउंड है। सो ये देखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा अपने शोल्डर्स को पीछे कीजिए, थोड़ा सा लाइटली पीछे कीजिए, तो देखेंगे कि आपका स्पाइन ऑटोमेटिकली इरेक्ट हो रहा है। एंड देन धीरे धीरे इनहेल सांस अंदर लेते हुए आपको हाथों को सर के ऊपर रखना है। सबसे पहले यहाँ पे रेस्ट कीजिए, हाथ अपने जो है वो सीधे होने चाहिए, पैरेलल टू ग्राउंड होने चाहिए, और फिर धीरे से ऊपर लेके जाने की कोशिश कीजिए। ये पोजीशन, फाइनल पोजीशन में आपको देखना है कि आपके आर्म्स जो है वो कान के पीछे जा रहे हैं, थोड़े से कान के पीछे पुश कीजिए एंड सी द लैटरल स्ट्रेच। ये इसे कहते हैं सिटिंग पर्वतासन। फिर धीरे से सांस लेते हुए नॉर्मल पोजीशन में आ जाइए, अपने चेस्ट की तरफ हाथों को रखें एंड देन ऑन योर थाइज आराम से बैठ जाए और आंखें बंद कीजिए और फील द इम्पैक्ट ऑफ दिस आसन ऑन योर चेस्ट, ऑन योर नेक मसल्स, ऑन योर शोल्डर्स। अब हम अपने नेक्स्ट आसन के लिए जाते हैं, जो है भद्रासन। तो अपने पैरों को फैला दीजिए, पैरों को फैला दीजिए और फिर दोनों टोस को, पैरों को एक साथ जुड़ाने की कोशिश कीजिए। अपने हाथों को इंटरलॉक कीजिए एंड देन पुल इट। ओके, तो ये हुआ हमारा भद्रासन। और थोड़ा सा फ्लैप्स कीजिए, नॉर्मल बेसिस पर 5, 6, 10 बार आप कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छा आसन है, इट गिव्स रिलैक्सेशन टू ऑल द मसल्स। पूरी दिन की थकान को अगर मिटाना है तो ये आसन सबसे बेस्ट है। नाउ रिलीज करने के लिए फिर से हाथों को छोड़िए और पैरों को धीरे से सामने की तरफ लाइए एंड देन कम बैक इन योर सुखासन और पद्मासन। जो भी आसन लेना है वो ले सकते हैं। तो दिस इज़ वेरी गुड एक्सरसाइज। अब हम नेक्स्ट अपने आसन में जा रहे हैं, वो है वज्रासन। तो वज्रासन में बैठने के लिए आप ट्रेडिशनली भी जा सकते हो या लाइटली भी जा सकते हो। जस्ट टेक योर राइट लेग ऑन अंडर योर नितंब के, राइट नितंब के नीचे राइट लेग जाएगा, लेफ्ट नितंब के नीचे आपका लेफ्ट पैर जाएगा और आपको इसके ऊपर बैठना है। दोनों टोज है वो ज्वाइन हो जाए, पीछे की तरफ दिखा रहे ना, दोनों टोज है एक दूसरे को ज्वाइन हो जाए और ये बैठना है। तो दिस इज वज्रासन। जिसे नीज का प्रॉब्लम है, जिसे एड़ियों का प्रॉब्लम है, नहीं बैठ सकते, नो प्रॉब्लम, नॉर्मल इसमें बैठ सकते हो आप। तो वज्रासन में हम कुछ आसन करेंगे अभी। तो सबसे पहले हम करते हैं मंडूकासन, ऐसे ही रहे ना, मंडूकासन करेंगे, उत्तान मंडूकासन करेंगे। उसमें हम अपने थाइस को थोड़ा सा स्प्रेड कर रहे हैं
और अपने हाथों को हम ऊपर लेके जा रहे हैं, ऊपर लेके जाइए और फिर उसको बेंड करना है। तो बेंड करते वक्त राइट पाम जो है वो आपके लेफ्ट शोल्डर को टच करेगा और लेफ्ट पाम जो है वो राइट शोल्डर को टच करेगा। और थोड़ा सा स्ट्रेच देके हाथों को पीछे लेके जाइए ताकि ये चेस्ट में अच्छा सा एक्सपांशन हो जाता है, चेस्ट एक्सपांड्स वेरी नाइसली। इनहेल, एक्सहेल, हाथों को रिलीज कीजिए, नॉर्मल पोजीशन में लाइए और फिर नॉर्मल पोजीशन में बैठ जाइए। या तो वज्रासन में बैठिए या फिर नॉर्मल सुखासन में बैठ सकते हैं आप। ओके, अभी अपना नेक्स्ट ये आसन उत्तान मंडूकासन, करंटली जो कि कोविड पैंडेमिक में जिसमें लंग्स में डिफॉर्मिटी होती है, कैपेसिटी कम हो जाती है, ये ऑक्सीजन कैपेसिटी बढ़ाने में सबसे अच्छा आसन है, सबसे अच्छा महत्वपूर्ण काम करता है। हाँ, क्योंकि हमारा चेस्ट और यहाँ के मसल्स एक्सपांड हो जाते हैं तो ऑक्सीजन की मात्रा बहुत अच्छे से जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत अच्छे से और टॉक्सिन सब निकल जाते हैं, बाहर निकल आते हैं। अभी नेक्स्ट आसन अपना वज्रासन में ही है, शशांक आसन। ओके ओके, तो शशांक आसन लेने वाले हैं हम अभी, यानी कि रैबिट पोज कहते हैं। तो वॉलंटियर्स को देख सकते हैं, फिर से वैसे ही थाइज में थोड़ा सा अंतर बनाए रखें, कंफर्टेबल अंतर। आपके पाम्स को हम ज़मीन पर रखेंगे, सीधे सीधे रखना है, हमें सीधा रखना है। और यू आर गोइंग टू स्लाइड योर पाम्स, आगे की तरफ स्लाइड करके आगे की तरफ झुकाना है। सबसे पहले हम अपने चिन को ज़मीन पर रखने की कोशिश करेंगे, चिन को, एंड देन धीरे धीरे फोरहेड को। फिर से नॉर्मल पोजीशन में आ जाए, हाथों को स्लाइड करके पीछे लेके आए और फिर से अपना आसन हम नॉर्मल आसन में बैठ सकते हो। अगर किसी को भी डिस्कम्फर्ट है, कुछ प्रॉब्लम्स है, तो ये आसन ना करें। ये आसन सबसे बेस्ट है लोअर एब्डोमिनल प्रॉब्लम्स के लिए, जिसको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की कार्य शक्ति को बढ़ाना है, जिससे उसमें ये बहुत ही अच्छा काम करता है। लोअर एब्डोमिनल पार्ट आयुर्वेदा में अपान वायु का क्षेत्र कहा गया है, तो ये अपान वायु के क्षेत्र पर काम करता है। तो बहुत ही बढ़िया आसन है ये सारी चीज़ों के लिए, और एड्रेनल ग्लैंड्स की एक्टिविटी को भी ये बढ़ाता है। ओके, अभी नेक्स्ट आसन ओके, पेट के बल। अब हम पेट के बल सो जाए, पेट के बल सो जाए, कंफर्टेबल पोजीशन लेंगे। सबसे पहले हम मकर आसन करेंगे, तो पैरों में थोड़ा सा अंतर रखें, बॉडी को रिलैक्स करें, पैरों में थोड़ा सा अंतर, हाथों को बराबर है, हाथों को एक के ऊपर एक रखें, पाम्स, और अपने सर को उसके ऊपर, जैसे हम सोते हैं ना, बच्चे सोते हैं वैसे, और सिर्फ राइट हैंड्स की तरफ देखना है आपको, राइट हैंड की तरफ देख के सो जाए उसके ऊपर, बस। दिस इज मकर आसन। रिलैक्स इन दिस पोजीशन फॉर अ व्हाइल। इनहेल, एक्सहेल, श्वास अंदर ले, श्वास बाहर छोड़े, पूरी बॉडी में रिलैक्सेशन लाता है ये आसन। अब हम अपने आप को सरल भुजंगासन के लिए तैयार करते हैं। तो पैरों को जोड़ ले, नज़दीक लाए पैरों को, हाथों को अपने चेस्ट की तरफ रखें, बस बस वैसे ही वैसे ही, हाँ, हाथों को चेस्ट की तरफ रखें और धीरे से अपनी चेस्ट को उठाए। सिर्फ चेस्ट को उठाना है, आपका नाभि से लेके नीचे का एरिया ज़मीन पर ही रहेगा, सिर्फ आपकी चेस्ट को उठा रहे। यस, इनहेल, एक्सहेल करते वक्त फिर से नीचे लाइए। ये बहुत ही बढ़िया आसन है पेट के लिए, चेस्ट के लिए, चेस्ट एक्सपांशन के लिए। फिर से एक बार कर सकते हैं। आपके चेस्ट और छाती को, सिर्फ छाती को ही ऊपर उठाना है। यह है सरल भुजंगासन। हाथों पर कोई स्ट्रेस नहीं देना है। अब नॉर्मल पोजीशन लीजिए, हाथों को रिलैक्स कीजिए, फिर से मकर आसन में आ जाइए और रिलैक्स हो जाए। अपने सर को एक तरफ मोड़ ले और रिलैक्स हो जाए, पैरों में थोड़ा सा अंतर रखें। किसी को भी एब्डोमिनल सर्जरीज हुआ है, हर्निया है या वर्टिब्रे का प्रॉब्लम है, तो वो ये आसन ना करें। प्रेग्नेंट लेडीज़ है, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स में ये आसन ना करें। अब हम सुपाइन पोजीशन में आ जाते हैं। अपने आप को धीरे से टर्न करके
आपके पीठ के बल लेट जाइए। रिलैक्स हो जाइए, पैरों में थोड़ा सा अंतर रखें, हाथों को आपके बगल के बाजू में रखिए और पूरे बॉडी को रिलैक्स कर दें। श्वास अंदर ले, श्वास को बाहर छोड़े। इनहेल, एक्सहेल। आपके पूरे बॉडी को आप रिलैक्स कर रहे हो। अब हम अपने आप को तैयार करते हैं अर्ध हलासन के लिए। इसमें हम दोनों पैरों को एक साथ जोड़ के ऊपर लेके आते। तो चलिए बॉडी को तैयार कीजिए अर्ध हलासन के लिए। दोनों पैरों को जोड़ ले और दोनों हाथों को अपने बॉडी की बाजू में रखें, पाम्स फेसिंग एट द स्काई। पाम्स जो है वो आकाश की तरफ, सीलिंग की तरफ रहे। दोनों पैरों को जोड़ के 30 डिग्रीज, 45 डिग्रीज, 60 डिग्रीज और फिर 90 डिग्रीज तक लाने की कोशिश कीजिए। धीरे 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 करना है। अब धीरे धीरे नीचे लेके आए, फिर से 90 डिग्रीज, 60 डिग्रीज, 45, 30 एंड डाउन। फिर से एक बार करेंगे। अपने दोनों पैरों को ऊपर धीरे से ऊपर उठाइए। 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्रीज। अब धीरे से पैरों को नीचे रखिए। 90, 60, 45, 30 और ऑन द ग्राउंड। इससे हमारे थाई के मसल्स, काफ मसल्स को बहुत ही अच्छा व्यायाम मिलता है और बहुत ही अच्छा स्ट्रेंथ मिलता है। जिसे वेरिकोज वेन है उनके लिए ये बहुत ही अच्छा आसन है, वेरी सिंपल आसन, क्योंकि हम ब्लड को हम ऑपोजिट की तरफ लेके जाते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा आसन है। अब अपने बॉडी को हम तैयार करते हैं पवन मुक्तासन के लिए। तो लेट्स गेट रेडी फॉर पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन के लिए हम अपने दोनों पैरों को पहले थोड़ा सा 45 डिग्रीज तक ऊपर उठाएंगे। अब नी जॉइंट के यहाँ से मोड़ लीजिए और थोड़ा छाती की तरफ यानी पेट के ऊपर लाने की कोशिश कीजिए। सर को नहीं उठाना है, अभी सर को नहीं उठाना है। अभी अपने हाथों को जकड़ लीजिए या तो हाथों से अपने पैरों को दबाने की कोशिश कीजिए टुवर्ड्स योर चेस्ट, टुवर्ड्स योर चेस्ट। लंबा सांस लेके छोड़ना है और जब भी सांस छोड़ते हैं तभी आपको नीज को प्रेस करना है। तो लंबा सांस लेके छोड़िए और छोड़ते वक्त आपके नीज को और थोड़ा आगे की तरफ प्रेस कीजिए। अब जिन्हें स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम है वो नेक ना उठाए, जिन्हें नहीं है, पॉसिबल है, वो सांस छोड़ते वक्त अपने नेक को ऊपर उठाए और नीज को टच करने की कोशिश कीजिए। अब आसन से बाहर आने के लिए सबसे पहले हाथों को छोड़िए, पैरों को सीधा कीजिए और धीरे धीरे करके ज़मीन पर लेके आइए। धीरे मूवमेंट शुड बी वेरी फाइन, एकदम कंफर्टेबल, सहजता से आपको ये मूवमेंट्स करना है। पवन मुक्तासन फिर से कोई भी जिसे एब्डोमिनल सर्जरीज है, हर्निया है या पाइल्स का प्रॉब्लम है वो ये ना करे। बाकी सबके लिए बहुत ही अच्छा आसन है। ये एक्चुअली बैक को रिलैक्सेशन देता है, सो इट इज़ वेरी रिलैक्सिंग एज आसन। अब हम यही सुपाइन पोजीशन में आगे का स्ट्रेचिंग करने वाले हैं। तो अपने पैरों को आप जोड़ लीजिए, दोनों पैरों को जोड़ लीजिए। अपने हाथों को आपके सर के ऊपर लेके जाइए, सर के ऊपर स्ट्रेट रखिए, स्ट्रेट सर के ऊपर स्ट्रेट रखिए और खिंचाव दीजिए ऊपर से, जैसे कि कोई आपको ऊपर से खींच रहा है और नीचे से पैरों को खींच रहा है। स्ट्रेच योर बॉडी, पूरे पैरों को भी स्ट्रेच दीजिए नीचे की तरफ और हाथों को ऊपर की तरफ स्ट्रेच दीजिए। स्ट्रेच योर बॉडी, यस, रिलैक्स कीजिए। हाथों को फिर से आपके बॉडी के बगल में लेके आइए, पाम्स फेसिंग टू द स्काई। पैरों में थोड़ा सा अंतर रखिए, यस, रिलैक्स। ये हमारा शवासन है, तो रिलैक्स कीजिए ये पोजीशन में कुछ क्षणों के लिए। रिलैक्स योर बॉडी। आपका ब्रीथिंग जो है वो नॉर्मल चल रहा है, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, और आपके फुल बॉडी में अवेयरनेस लाइए।
आपके नेक के मसल्स को फील कीजिए, फील द इम्पैक्ट ऑफ ऑल दिस आसनास ऑन योर नेक मसल्स। आपके चेस्ट मसल्स को देखिए, आपके पेट के मसल्स को देखिए, पूरे बॉडी के मसल्स रिलैक्स हो रहे हैं, आपके लेग्स भी रिलैक्स हो रहे हैं। यू आर रिलैक्सिंग योर बॉडी एंड माइंड। अब हम इसी आसन में हम आगे योगिक ब्रीथिंग यानी कि ब्रेथ अवेयरनेस का अनुभव करने जा रहे हैं। यही पोजीशन में आपको अपने श्वासों को देखना है। फील द इम्पैक्ट ऑफ ब्रेथ। आप ये आसन जो किए अभी, अपने सूक्ष्म व्यायाम हमने किए, हमने योगिक आसनास किए हैं, ये सारी चीज़ों का आपके श्वास के ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ है, आपको क्या अनुभव हो रहा है, उसका अनुभव लीजिए। आप श्वास अंदर ले रहे हो स्लोली एंड कंफर्टेबली, आप श्वास बाहर छोड़ रहे हो फुल्ली एंड कंप्लीटली। जब आप श्वास अंदर लेते हो तब आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा जाती है, और जब डीप इनहेल करते हो तभी ये ऑक्सीजन जो है वो हर एक सेल्स, हर एक टिश्यूज़ के हर एक सेल्स में जाता है। और जब कंप्लीट एक्सहेलेशन करते हो तभी ये सारे सेल्स में जो ब्लड गैसेस एक्सचेंज होता है उससे वो कार्बन डाइऑक्साइड को अधिक तरह से बाहर निकालता है, सारे टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है, शरीर को शुद्ध करता है। अब आपके एक हाथ को आपको चेस्ट के ऊपर रखना है और एक हाथ को आपके पेट के ऊपर रखना है। यस। अब आप फील करेंगे, ब्रीथिंग फील करोगे। तो जैसे ही आप सांस लेते हो, इनहेल, आपका पेट फूल जाता है, आपका चेस्ट फूल जाता है। और जैसे ही सांस श्वास को बाहर छोड़ते हो, आपका पेट अंदर चला जाता है, आपका चेस्ट कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। इसको फील कीजिए और अभी काउंट करने की कोशिश कीजिए। हर एक श्वास को काउंट करने की कोशिश कीजिए। आप अंदर ले रहे हो, आप बाहर छोड़ रहे हो, ये एक काउंट हुआ। अंदर ले रहे हो, आपका पेट बाहर आ रहा है, चेस्ट आप फुला रहे हो, श्वास को बाहर जा रहा है, पेट अंदर जा रहा है, चेस्ट आपका कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। फिर से आप अंदर ले रहे हो, देखिए आपका एब्डोमेन कंप्लीटली बाहर आता है, फुल जाता है, चेस्ट एक्सपांड हो रहा है। जैसे ही श्वास को छोड़ते हो, चेस्ट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और एब्डोमेन अंदर जा रहा है। फील कीजिए, ये ब्रेथ को फील कीजिए। हम हमेशा से ही अपनी सांस लेते हैं, सांस ये जो नॉर्मल क्रिया है, सांस लेना और छोड़ना, लेकिन आज हम अवेयरनेस के साथ कर रहे हैं। आज हम अपनी सांसों को देख रहे हैं, हम कैसे ले रहे हैं, कैसे छोड़ रहे हैं, हम अपनी सांसों को अनुभव ले रहे हैं, वो हमारे बॉडी में कैसे जा रहा है। आप देखिए, आपके नॉस्ट्रिल्स में एक गर्माहट महसूस होती है सांस लेते समय, और गले से होके वो लंग्स में जा रहा है। और जैसे ही हम सांस छोड़ते हैं, फिर से अनुभव कीजिए, सांस अपने ट्रैकिया, ब्रोंकाई से, ट्रैकिया से होकर आपके नॉस्ट्रिल से बाहर निकलती जा रही है। फील दिस अवेयरनेस। अब धीरे से हम अपने एनवायरनमेंट में वापस आ जाएंगे। अपनी हाथों को अपने बगल, शरीर के बगल में रखेंगे, पैरों को नज़दीक कीजिए और सजगता से अपने एनवायरनमेंट को फील कीजिए। अब हम धीरे से एक साइड करवट बदल के एक साइड में हो जाइए और अपने एक हाथ का कुशन कर लीजिए और कुछ सेकंड के लिए ऐसे ही रहिए, ऐसे ही बने रहिए। अब धीरे से बैठने की स्थिति में आ जाइए। अब धीरे से अपने सुखासन बैठने की स्थिति में आ जाइए। अब आंखें बंद कर लीजिए। हम अनुलोम विलोम यानी नाड़ी शोधन प्रक्रिया और एक प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम लेने वाले हैं। तो उसके लिए हम अपने शरीर को तैयार करते हैं।
अनुलोम विलोम के लिए, अब आंखें खोल दीजिए। अनुलोम विलोम के लिए नासिका मुद्रा लेना है। तो थंब से हम राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे और दूसरे फिंगर से हम लेफ्ट को। तो सांस लेते समय इंस्ट्रक्शन के हिसाब से करना है। राइट नॉस्ट्रिल को बंद करिए, लेफ्ट से सांस अंदर लीजिए, लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद कीजिए और राइट से सांस छोड़िए। फिर से राइट से अंदर लीजिए, लेफ्ट से छोड़ दीजिए। धीरे से फिर से लेफ्ट से अंदर लीजिए, राइट से छोड़िए। और एक राउंड करेंगे हम। राइट से अंदर लीजिए सांस को, बंद कीजिए राइट नॉस्ट्रिल, लेफ्ट से छोड़िए। धीरे से लेफ्ट से अंदर लीजिए और अब राइट से छोड़िए। लास्ट राउंड, राइट से अंदर लीजिए, लेफ्ट से सांस को छोड़िए। अब हाथों को नॉर्मल पोजीशन में लाइए और दोनों नॉस्ट्रिल से सांस लेना चालू कीजिए। नॉर्मल सांस लेना आपको, जस्ट नॉर्मल ब्रीथिंग करना शुरू कीजिए। ऐसे डेली हम 5 से 10 राउंड अनुलोम विलोम अगर करेंगे तो साइनस का प्रॉब्लम, रेस्पिरेटरी ट्रैक का प्रॉब्लम से हमें छुटकारा मिलता है। बहुत ही अच्छा फ़ायदेमंद रहता है इसमें। अब हम नेक्स्ट करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के लिए हम अपने हाथों को इस पोजीशन में रखेंगे। नीचे फिंगर्स को लिप्स, दोनों लिप्स के ऊपर, फिर मिडिल फिंगर को नाक के ऊपर और ऊपर का जो फिंगर है इंडेक्स फिंगर को सर के ऊपर रखेंगे और दोनों थंब से कानों को बंद करेंगे। तो ये पोजीशन में आपको लेना है। वॉलंटियर्स को देख सकते हैं आप। सांस लेना है और सांस छोड़ते समय हमिंग साउंड करना है। हाँ, हमिंग साउंड करना है। ओके, सो वी कैन स्टार्ट। इनहेल, inhale, हाथों को नीचे रखिए, आंख बंद ही रखें। फील द वाइब्रेशंस ऑफ हमिंग साउंड। ये भ्रामरी प्राणायाम अगर हम डेली बेसिस पर करते हैं तो हमारा मन शांत हो जाता है। और अब एक कोविड पैंडेमिक में जो भी कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। डेली 20-20 काउंटिंग करने से उनके लंग्स में एक अच्छा सा एक्सरसाइज मिलता है, मसाज मिलता है और बहुत ही अच्छा फ़ायदा हो रहा है। ऑक्सीजन लेवल्स भी नॉर्मल होने लगते हैं। फील द इम्पैक्ट ऑफ भ्रामरी प्राणायाम। अब धीरे से आँखों को खोलिए। अब हम अपने फाइनल प्रेयर में जा रहे हैं। हाथों को नमस्ते पोजीशन में लाइए। हम आज ये संकल्प ले लें कि हम ये यौगिक साधना, यौगिक प्रैक्टिसेस डेली बेसिस पर करेंगे। आज हमने सब जो भी प्रैक्टिस किए बहुत ही आसान सरल यौगिक क्रियाएं थी जो कि हम डेली बेसिस पर कर सकते हैं। अगर आप डेली सिर्फ 30 से 45 मिनट आपके शरीर को दें तो आपके शरीर में हेल्दी, स्वस्थ मन और स्वस्थ शरीर की अनुभव का प्राप्त हो जाएगा। और सभी के लिए ये आज के हमारी ये थीम थी कि बी विथ योगा, बी एट होम। तो ये साध्य हो गया है, ऐसे हम संकल्प लेते हैं।
ताकि हम भी स्वस्थ रहें और हमारे सोसाइटी को भी हम स्वस्थ रखें, हमारे फैमिली को भी हम स्वस्थ रखें। चलिए हम फाइनल प्रार्थना लेते हैं। असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्माम् अमृतं गमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। Thank you very much. Thank you for volunteers for supporting me, and thank you participants for being very good practitioners. Thank you very much. Introduction. हाँ, आपको खुद को इंट्रोडक्शन, आप अपना नाम बताइए। Okay, I'll start with myself. I am Dr. Neelam Patil. I am Ayurvedic practitioner, fellow in child healthcare, yoga therapist and consultant, and practicing in pediatrics basically for last 20 years. And these are my volunteers. Please start. नमस्ते एवरीवन, माय नेम इज श्रद्धा पाटिल। मैं एक्यूपंक्चर थेरेपिस्ट हूँ और इंटरनेशनल योगा टीचर हूँ। थैंक यू। नमस्ते, माय नेम इज कात्यायनी। तो यहाँ पर पुढे ना, पुढे ना, थोड़ी पुढे। नमस्ते, माय नेम इज कृष्णा एंड आई एम ऑल्सो स्टूडेंट। नमस्ते, माय नेम इज दीपाली देवरुखकर। आई एम योगा टीचर। Namaste, I am Dr. Preeti Pimpalkar. I have done BAMS and I am a yoga teacher. And thank you for supporting all technicians. Oh. Thank you, Poisar Gymkhana, for organizing this and giving me opportunity to be with you, to serve you. And thank you all our technicians who are really have done very good job. They're taking so nice pics. Very nice. Thank you very much. And one big thank you to all of you from our side. Thank you. Thank you so much. And before we wind up this program, may I request the Vice President of Poisar Gymkhana, Mr. Karunakar Shetty, to please propose a vote of thanks. थैंक यू निशाद भाई। आज का ये जो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा का जो कार्यक्रम था, आप सभी को पता है कि पोइसर जिमखाना जब से मोदी जी ने 2015 से चालू किया है, तब से लगातार इस कार्यक्रम को हम गोपाल शेट्टी जी के नेतृत्व में करते आ रहे हैं। और इस कार्यक्रम में हमें काफ़ी सारी संस्थाओं का साथ और सहयोग मिलता आया हुआ है। और आज का ये जो कार्यक्रम है वो हम एसोसिएशन ऑफ आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स इनके माध्यम से इस कार्यक्रम को आज कर पाए। तो सबसे पहले मैं उन सभी टीचर्स और उनके पार्टिसिपेंट्स को धन्यवाद करना चाहता हूँ। इसी तरह हमें आप सभी को पता होगा कि गत साल हमने ये कार्यक्रम द आर्ट ऑफ लिविंग, नेहा जी भी आई प्रेजेंट है, नेहा जी प्लीज़, उनके माध्यम से किया था। तो मैं आर्ट ऑफ लिविंग और नेहा जी के पूरे टीम को भी धन्यवाद करना चाहूँगा। उसी तरह इस कार्यक्रम को आप सब जानते होंगे कि पोइसर जिमखाना के माध्यम से हार्टफुलनेस के तरफ से मेडिटेशंस का कार्यक्रम हम करते आ रहे हैं। तो आज वो लोग यहाँ पे मौजूद नहीं हैं, बट ऑनलाइन वो सारे हमारे साथ में जुड़े हैं। उनके सारे पदाधिकारी और उनके सारे सभ्य जो इस कार्यक्रम में जुड़े हैं ऑनलाइन में, मैं उन सभी को धन्यवाद करना चाहूँगा। इसी तरह प्रकाश कॉलेज, आदित्य कॉलेज और अंबिका योग कुटीर, ये भी संस्था हमें हर साल इस योग का प्रोग्राम करने के लिए मदद करती रहती है। बट हम सभी को पता है कि कोरोना के वजह से हम ये कार्यक्रम को बड़े स्केल पे यहाँ पे नहीं कर पाए। गत 2 साल से, लास्ट ईयर भी हम नहीं कर पाए, ये साल भी नहीं कर पाए, वरना हम लोग हमारे ग्राउंड में एक 400-500 पार्टिसिपेंट्स को लेके इस कार्यक्रम को करते हैं।
बट ये सारी संस्था है हमेशा हमें सपोर्ट करते आई है, और बट मैं समझता हूँ कि ये 2 साल में भी उन्होंने ऑनलाइन में प्रेजेंटेशंस उन्होंने अपनी दी है। इसके लिए सभी संस्थाओं के पदाधिकारी, पार्टिसिपेंट्स सभी को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। और हमारे सबसे लास्ट पोईसर जिमखाना, हमेशा आप सभी को पता है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री गोपाल शेट्टी जी, उनके नेतृत्व में हम सब यहाँ पे काम कर रहे हैं। हर साल सर हमें आके आशीर्वाद करते हैं, और जो भी सर की इच्छा है हम अगले साल पूरे करने की कोशिश करते हैं। और मेरे मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स जो निशात कोरा, हमारे अध्यक्ष मुकेश भंडारी जी, सनत ओरा जी, ऐसे काफ़ी सारे, महेश राउत जी यहाँ पे मौजूद है, तो मैं उन सभी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा। उसी तरह एसोसिएशन ऑफ आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स के सेक्रेटरी मिस्टर डॉक्टर झा, डॉक्टर रसाल, इन सभी का भी धन्यवाद करता हूं, और इस कार्यक्रम को यहाँ पे समाप्त हुआ ऐसे घोषित करता हूं। थैंक यू वेरी मच। एक मिनट, फोटो गाइस। Yes, before we wind up, a big thank you to all the participants associated with this program on all various digital platforms. Thank you. Keep preaching and keep practicing yoga. That really is the way to go forward. Thank you and cheers.